हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का जो समावेशी शिक्षा है, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। तो आप कोशिश करिए 50 में कम से कम 45 से 48 तक लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि 50 और 50 मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग 48 तक कोशिश करते हैं कि 50 में 48 नंबर ला सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। यहाँ दिया पहला प्रश्न कि शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं? तो उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है वो सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे देश का विकास बालकों को उपयुक्त शिक्षा द्वारा, मानवीय संस्थाओं का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना है। इन उद्देश्यों के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे भी बालक हों, है ना, जितने भी तरह के बालक हैं, चाहे वो अ, अक्षमता वाले बालक हों, चाहे जो भी बालक हो, उसको क्या करते हैं, हम एक साथ बैठाकर क्या करते हैं, सभी बालकों को क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब इस शिक्षा में क्या होता है कि समावेशी में सबको क्या करते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शारीरिक अक्षमता वाले बालक के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलता के बारे में समझना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना इसका उद्देश्य होता है। किसका? समावेशी शिक्षा का। दूसरा क्या कहता है कि जो शारीरिक विकृत बालक हैं, जो शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप से विकृत हैं, की विशेषताओं आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना, कि उसको पहचानना और उसको कैसे निर्धारित कर देना। अगला एक तीसरा कि शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व से उसे रोकने उपाय और बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना, यानी कि नए नए विधियों के द्वारा उन बच्चों को क्या करना, प्रशिक्षण देना। चौथा क्या है, शारीरिक रूप से, देखिए चौथा ऑप्शन, शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालक का पुनर्वासन किया जाना चाहिए। अगला है कि शारीरिक रूप से विकृत बालकों को शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करने तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि समावेशी बालकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, समावेशी बालक जो होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न यही है, कह रहा देखिए समावेशी, अगला प्रश्न ये कहता है कि समावेशी बालकों के लिए चलाई गई या चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, ये नीतियां हैं, उनके बारे में बताइए। ये भी 2018 में पूछा है। कह रहा है कि समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों की योजनाओं और नीतियों का जो विवरण है, देखिए पहला कह रहा है कि सामूहिक बालकों की योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा कह रहा है कि बाधित बालकों और सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। तीसरा है, कह रहा है अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा है दृष्टि बाधित, वाणी बाधित और श्रवण बाधित बालकों को जहाँ तक संभव हो सके सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दिया जाए। पांचवा कह रहा है कि भावनात्मक रूप से विकृत तथा प्रभावशाली सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। फिर अगला है, यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होता तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य बालकों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती है। सबसे पहला जो है कि सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल जो होता है 90 से 100 के बीच होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि मानसिक भिन्नताओं के कारण वंशानुक्रम भी होता है, मतलब वंश के हिसाब पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। तीसरा कह रहा है कि सामान्य बालकों पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आपका माहौल कैसा है, आसपास के जो रहने का जो ढंग है, आसपास के रहन सहन के लोग जो लोग हैं, समाज कैसा है आपका, ये भी आपको प्रभाव पड़ता है। चौथा है कि पोषण की मानसिक भिन्नता का आधार है, मतलब भोजन आपका कैसा है, पोषण में आप भोजन में सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरत की वो प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा कह रहा है कि मानसिक विकास जो होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है। मानसिक विकास के अन्य कारण बुद्धि, आयु, खेल, व्यायाम, प्रजाति, परिवार में स्थान आदि है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों किन्हें कहते हैं। देखिए परिभाषा बताइए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है। जो बच्चे सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं।
अगर जैसे हम देखें तो विशिष्ट बच्चे जो हैं आपस में भी कई उप श्रेणियों में विभक्त होते हैं, जैसे में मानसिक मंदित, समस्यात्मक, पिछड़े, चलन बाधित, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली ये बच्चे हैं। देखिए, अब्दुल रऊफ के शब्दों में कहा गया है कि प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अगर जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल क्या है, ज़्यादा है, उसको हम लोग प्रतिभाशाली में रखते हैं। अंततः प्रतिभाशाली बच्चों शब्द का अभिप्राय बच्चों की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। ये अलग अलग आप उनका मत है, जितने भी लोग हैं इसमें अलग अलग मत दिए हुए हैं प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। कोई एक आपको उस याद में याद रखना है, अगर उसको आप कोड कर देते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं आगे। कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। हमें पता है कि जितने भी विद्यालय होते हैं इसमें अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कई तरीके से अलग अलग होते हैं। उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना अध्यापकों हेतु एक कठिनाई का विषय है। अब उसमें कैसे हम किस क्षेत्र में करें, है ना? कोई व्यक्ति खेल में सब आगे है, कोई व्यक्ति पढ़ने में आगे है, कोई व्यक्ति ड्राइंग बनाने में आगे है। तो अलग अलग तरीके से अपने प्रतिभा बालक जो होती हैं उसमें अध्यापक को क्या होती है, कठिनाई होती है। इसकी पहचान करने के लिए कई प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि बालक एक ही प्रविधि के प्रयोग के पश्चात पहचाना जा सके। ठीक है। अंततः बालकों की पहचान हेतु निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग पहले की बात करें तो उसमें होता है बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हेतु अध्यापक के द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें शाब्दिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। शाब्दिक और शाब्दिक दोनों हो सकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी परीक्षण करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सृजनात्मक बालकों का अर्थ क्या होता है, यानी क्रिएटिव चाइल्ड। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा है। कह रहा है सृजनात्मक भाषा जो है आंग्ल भाषा की क्रिएटिविटी शब्द का पर्यायवाची है, यानी विधायकता, उत्पादकता, खोज, मौलिकता आदि शब्द सभी के क्या है, समान माने जाते हैं। सृजनात्मक बालक का तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मौलिक चिंतन के धनी होते हैं और उनमें जिनमें मौलिक रचना तथा मौलिक उत्पादन करने की क्षमता। इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि किसी भी समस्या का समाधान परंपरागत विधियों से करते हैं, न करके नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जो है पहले से जो नियम बनाया गया उसका प्रयोग नहीं करते हैं लोग, कुछ अलग तरीके के सोचने के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं सृजनात्मक बालक। दोस्तों ये आपका जो एस जी क्लासेस है, ये आप इसको अच्छे से इस चैप्टर पे पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर पे जितने भी प्रीवियस है उसका रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न करा कि अपवंचित बालक से क्या आप समझते हैं। अपवंचित जन्म के उपरांत से ही बालक निरंतर विकसित होता है। यह विकास वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत वातावरण के आधार पर होता है। वातावरण का गुणात्मक प्रभाव बालक के विकास में सहायक होता है। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं के सीमा तक करे। शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का विकास पूर्णतः हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवंचित बालक कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है और बुद्धि लब्धि कितनी होगी, इसका प्रश्न आप लोग जरूर याद करिएगा। ये प्रश्न जो है आता है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, तो मानसिक बटा में वास्तविक। मानसिक मतलब एम ए मेंटल एज, और ये हो गया वास्तविक यानी रियल एज। इंटू परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पिछड़े बालक की क्या विशेषता होती है। तो देखिए, पिछड़ा बालक मतलब होगा किसी न किसी कारण से वो क्या है, पीछे, जैसे सीखने में धीमी गति हो, जीवन में निराशा का अनुभव हो, समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्ति हो, व्यवहार संबंधी जो है समस्या का अभिव्यक्ति हो, जन्मजात योग्यताओं में तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य विद्यालय में पाठ्यक्रम का लाभ उठाने में असमर्थता होती है, या सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण कराने में विफलता होता है। उसके लिए किसी विशेष तरीके की हमें शिक्षा देने की जरूरत पड़ती है। अगला है अस्थिबाधित। ये भी प्रश्न पूछता है कि अस्थिबाधित किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। अस्थिबाधित मतलब होगा, अस्थि मतलब होता है, देखिए आप लोग, बोन होता है, यानी कि अस्थिबाधित बालक की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं दिव्य दृश्य श्रवण सामग्री कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन, है ना, के शिक्षण का आधार है। अस्थिबाधित जो बच्चों के लिए खेल विधि, आगमन और निगमन विधि,
ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि या किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, इन सारी विधियों का प्रयोग करके इनको सिखाया जाता है। जैसे उपचार सुविधाएं प्रदान कर, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कर, विशेष कक्षाओं का आयोजन द्वारा, अतिरिक्त कक्षा में सृजन से या विशेष विद्यालयों के निर्माण से, पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुकूल, यानी जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे उसको बना दिया जाता है। और भी सारी चीज़ें इसका आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर कह रहा है कि श्रवण बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उद्देश्य लिखिए। तो पहला क्या है, श्रवण बाधित बालकों के व्यवहार लक्षण निम्नलिखित होते हैं। पहला, बालक अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते हैं। ये बालक शिक्षकों के होठों की गतिविधियों या हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगा लेते हैं, क्योंकि इनको सुनने की क्षमता जो होती है वो नहीं होती है। तो क्या करते हैं, सिर्फ ये अपने मूवमेंट पर ध्यान देते हैं कि जो शिक्षक कह रहा है वो क्या कह रहा है ना। अगला, ये बालक ध्वनि या पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। यह बालक बातों को सुनने के लिए एक ओर सर झुकाते हैं। इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रम होता है, जैसे चाचा को पापा समझते हैं। मतलब जो जो होंठ है अपना, जो जब हिलता है तो इसी को देखकर वो लोग क्या करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यह बिना बुलाए ही बातों के बीच निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। यह धीरे धीरे बोलते हैं। इन्हें शब्दों का सही उच्चारण कठिनाई होती है और कक्षा में नई ध्वनि की पहचान नहीं पाते हैं। अब इसके लिए कैसे पहचान सकते हैं, तो बोलने से नहीं हो जाती है, परंतु यह पहचानने के लिए चिकित्सीय परीक्षण करना पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। डिस्ग्राफिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। कि लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया जो होती है ये अयोग्यता के कारण निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगता है। इसमें छात्रों द्वारा लेखन मानदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता, इसलिए एक दोष माना जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होते हैं। ये अमानकीय लेखन होता है, मतलब जैसे लिखने के लिए अगर दिया जाए तो उसका जो लिखावट हो, जो मानक रूप से सही ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया, यानी कि लेखन संबंधी अयोग्यता। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे इन व्यक्तियों को कुशल निर्देशन और सहयोग से वे शारीरिक विकलांग व्यक्ति भी अपने चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने में सफल होते हैं तथा उनकी सफलता और सामर्थ्य पर की बराबरी का सामान्य या पूर्ण रूप दिखाने वाले व्यक्ति के लिए काल्पनिक लगती है। अतः उन विकलांगता के बजाय चुनौती अर्थात शारीरिक चुनौती यानी फिजिकल चैलेंज का आना अधिक उपयुक्त होता है। यानी इसको हम लोग विकलांग बच्चों के रूप में यानी फिजिकल चैलेंज के बच्चों के रूप में जानते हैं। इनकी वास्तविक आवश्यकता किसी भी दयालुता या कृपा पाना नहीं, बल्कि इन्हें यथार्थ या आवश्यकता की समुचित निर्देशन कार्यक्रम के रूप में सहयोग होती है। अगला प्रश्न ये है, कह रहे निर्देशन कितने प्रकार का होता है। निर्देशन जो होता है व्यक्तिगत निर्देशन होता है, स्वास्थ्य निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और सामाजिक निर्देशन। अब इसमें अलग अलग तरीके के हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि व्यक्तिगत में क्या होता है कि जब बच्चों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना, समुचित निर्देशन, है ना, ये सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन में क्या कहता है कि जैसे शैक्षिक निर्देशन का संबंध शिक्षा और अध्ययन से होता है, इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका समाजीय शिक्षा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।